सो सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट कल जो चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने इंस्पिरेशन ऑफ प्लानिंग तक पढ़ा था। हम लोगों ने ये देखा था कि इंडिया को जो है प्लानिंग की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है ना, सोवियत से। ठीक है, रशिया से। ठीक है, रशिया फर्स्ट कंट्री था जिसने प्लानिंग को अडॉप्ट किया था पूरे वर्ल्ड में। रशिया फर्स्ट कंट्री था जिसने क्या किया था, प्लानिंग को अडॉप्ट किया था। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में रशिया फर्स्ट कंट्री था जिसने प्लानिंग को अडॉप्ट किया था। और हमारी मैक्सिमम पॉलिटिशियन स्पेशली जो स्टार्टिंग के नेहरू जी वगैरह थे वो रशिया से क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसी कारण उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम इंडिया भी क्या होगी, प्लान कंट्री होगी। तो अब यहाँ पर दो प्लानिंग के लिए दो चीज़ें आ जाती है, एक है प्लानिंग कमीशन और एक है नीति आयोग। स्टार्टिंग में हमारी कंट्री में प्लानिंग जो है वो प्लानिंग कमीशन करता था, बाद में कौन आया, नीति आयोग आया। तो देखो, प्लानिंग अंडर प्लानिंग कमीशन है नीति प्लानिंग कमीशन। द प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप इन 1950 थ्रू कैबिनेट रिजोल्यूशन। तो प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ है ना, प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ ना, 1950 में, है ना। किससे, कैबिनेट रिजोल्यूशन से। कैबिनेट रिजोल्यूशन क्या होता है, कैबिनेट रिजोल्यूशन है ना, कैबिनेट रिजोल्यूशन कुछ नहीं होता। कैबिनेट रिजोल्यूशन में कैबिनेट जो हमारा यूनियन कैबिनेट होता है उसमें एक प्रस्ताव रखा जाता है। हमारा जो यूनियन कैबिनेट होता है उसमें एक प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है, वो प्रस्ताव जब पास हो जाता है ना, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो 1950 में प्लानिंग कमीशन कैबिनेट रिजोल्यूशन के थ्रू बना। ठीक है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्लानिंग कमीशन का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। इट वाज एन एक्स्ट्रा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इकोनॉमिक एडवाइजरी बॉडी, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, which traced its origin from directive principles of state policy। है ना, तो ये क्या है, सबसे पहली चीज याद रखने की क्या है कि ये एक्स्ट्रा देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इकोनॉमिक एडवाइजरी बॉडी, है ना। ये क्या है, एक्स्ट्रा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। मेन तो क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब इसको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया है, कोई लॉ नहीं पास किया है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। इकोनॉमिक एडवाइजरी बॉडी ये क्या करती है, इकोनॉमी से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एडवाइस करने का काम करती है। थिंक टैंक है ऑफ किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। किसका ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ये क्या है, थिंक टैंक है। which traced its origin from directive principles of the state policy DPSP। इसका ओरिजिन कहाँ से है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वहाँ से। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज डी फैक्टो चेयरमैन हु नॉमिनेट वाइस चेयरमैन हु वाज गिवन कैबिनेट रैंक, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, इसका डी फैक्टो चेयरमैन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, इसका डिफेक्टो चेयरमैन होता है ना, इसका प्रेसिडेंट होता है, एक तरीके से इसका हेड होता है। उसके अलावा नॉमिनेट वाइस चेयरमैन, जो किसको जो नॉमिनेट करता है, वाइस चेयरमैन को। हु वाज गिवन कैबिनेट रैंक, जिसको क्या मिलती है, कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक मिलती है। 7 एक्स ऑफिशियो परमानेंट मेंबर्स, है ना, परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, 7 एक्स ऑफिशियो परमानेंट मेंबर्स, ऐसे मेंबर्स जो पहले से कोई ना कोई ऑफिस संभाल रहे होते हैं उनको ही क्या बना दिया जाता है, परमानेंट मेंबर्स बना दिया जाता है। वो कुछ भी हो सकते हैं, नॉलेजेबल लोग होते हैं। 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स अदर देन मिनिस्टर्स ऑफ प्लानिंग। और 6 क्या होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं अदर देन मिनिस्टर्स ऑफ प्लानिंग। 6 क्या होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। 6 यहाँ पर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं अदर देन द मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग। मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग के अलावा 6 यहाँ पर क्या होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं।
As many experts members are required. A secretariat with a member secretary. है ना, as many as expert members are required. ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी एक्सपर्ट मेंबर्स, जो राय देने वाले, जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, उनको रखा जाता है. अ सेक्रेटरीट विद मेंबर सेक्रेटरी. और क्या होता है, एक सेक्रेटरीट होता है, एक मेंबर सेक्रेटरी. मतलब एक सेक्रेटरी होता है, उसका एक सेक्रेटरीट होता है जो सारा, जो एक तो बोलते हैं ना कि मतलब जो सारा काम काज संभालता है, नीति आयोग का पेपर वर्क वगैरह संभालेगा, है ना, उसका एक सेक्रेटरी होगा जो जनरली एक आईएएस ऑफिसर ही होगा वो. ठीक है. फंक्शंस क्या है प्लानिंग कमीशन के? प्लान फॉर्मेशन, है ना. फर्स्ट फंक्शन क्या है? प्लान फॉर्मेशन. 5 साल की प्लानिंग करता है. ठीक है. प्लान फॉर्मेशन. रिसोर्स मोबाइलाइजेशन. गवर्नमेंट के पास जो भी रिसोर्स है, अब रिसोर्स में दोनों चीज़ें आ सकती है. रिसोर्स में क्या हो सकती है? दोनों चीज़ें आ सकती है, मनी या फिर दूसरे रिसोर्सेस. गवर्नमेंट के पास क्या है? पैसा, या फिर गवर्नमेंट के जो अदर असेट्स है उसको किस तरीके से यूज़ करना है, वो क्या करता है? प्लानिंग कमीशन डिसाइड करता है. मतलब प्लानिंग कमीशन उसके लिए प्लान बनाता है. प्लान इम्प्लीमेंटेशन. प्लान को इम्प्लीमेंट करना, ज़मीन पर उतारना. प्लान इवेल्युएशन या फिर रिव्यू. मतलब जो हम लोगों ने प्लान किया था, जो हम लोगों ने प्लानिंग करी थी, वो प्लान कितना इम्प्लीमेंट हुआ, है ना. इसके साथ साथ चेक करना कि प्लान कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ. साथ ही साथ में, है ना, ये देखना कि उसके प्रॉपर आउटकम्स जो हम चाहते थे वो निकल के आ सके कि नहीं. मॉनिटरिंग प्लान विद स्पेशल रेफरेंस टू प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना. तो प्लान को मॉनिटर करना किसके परपेक्स में? मतलब कहने का मतलब क्या है, प्लान्स को मॉनिटर करना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हिसाब से प्लान्स को मॉनिटर करना कि ये प्लान्स किस तरीके से हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, हमारी कंट्री में इकोनॉमी हमारी ग्रो करे, उस हिसाब से प्लान को क्या करना? मॉनिटर करना. मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज. बहुत सारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जो होती है हमारी, उनकी मॉनिटर प्रोग्रेस को मॉनिटर करना. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. सस्टेन्ड इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्लानिंग कमीशन क्यों बनाया गया था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, है ना. तो पहला क्या था? सस्टेन्ड इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ का सस्टेनली मतलब कंटिन्यूसली, सिंपल सी बात है, कंटिन्यूस हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होते रहना चाहिए. पॉवर्टी एलिवेशन, है ना. पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी मिटाना, हमारी कंट्री में गरीबी को कम करना, ख़त्म करना. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार, नौकरी देना. चेकिंग इन इक्वालिटी, कास्ट के, रिलीजन के बेसिस पर जो इनइक्वालिटी होती है उसको चेक करना. सेल्फ रिलायंस, है ना. कंट्री से जो दूसरे देशों पे हम लोग, हमारी गवर्नमेंट रिलाय करती है बहुत सारी चीज़ों के लिए, उसके लिए क्या करना? सेल्फ रिलायंस लेकर आना. उसके लिए क्या करना? सेल्फ रिलायंस लेकर आना. मतलब, है ना, किसी भी चीज़ में गवर्नमेंट को क्या करे? दूसरों पे डिपेंड होकर रहना ना पड़े. मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन कंट्री के अलग अलग सेक्टर्स का मॉडर्नाइजेशन करना, मॉडर्न बनाना, है ना. ठीक है. अब क्रिटिसिज्म क्या है? मतलब क्या क्या, ठीक है ना, क्या क्या क्रिटिसिज्म है? लेक ऑफ पर्सपेक्टिव का मतलब क्या? कि गवर्नमेंट क्या है, पर्सपेक्टिव लैक कर रही है. मतलब गवर्नमेंट ने जिस नीति आयोग का गोल जो है वो क्लियर नहीं है, सीधी सी बात बोले तो. ठीक है. फिर फेलियर इन प्रमोटिंग बैलेंस्ड ग्रोथ प्रमोट नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट. नीति आयोग क्या कर रहा है? बैलेंस्ड ग्रोथ प्रमोट नहीं कर पा रहा. कहीं पर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है. पूरे कंट्री में एक जैसी ग्रोथ नहीं हो रही है. हाईली सेंट्रलाइज्ड, बहुत ज़्यादा क्या सेंट्रलाइज्ड है. सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ऐसा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है. लोप साइडेड एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज. जो फाइनेंशियल और एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज है वो अच्छी नहीं है, सीधी सीधी बात बोले तो, है ना. ठीक है. लोप साइडेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हम लोग सर्च करते हैं.
है ना। तो लोब साइडेड पर्सपेक्टिव, लेक ऑफ पर्सपेक्टिव, लोब साइडेड एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज। जो प्लानिंग कमीशन की फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज है वो बैलेंस्ड नहीं है, मतलब कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस है किसी चीज़ पे बहुत कम फोकस है। एग्जेसिव एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्री, PSU ओवरशैडोइंग एग्रीकल्चर, है ना। तो ज़्यादा हमारा एम्फेसिस किस पर, प्लानिंग कमीशन का ज़्यादा एम्फेसिस किस पे रहा, इंडस्ट्री और PSU पे। एग्रीकल्चर को ओवरशैडो कर रही है, मतलब एग्रीकल्चर को एक तरीके से इग्नोर कर रहा है कौन, प्लानिंग कमीशन। फॉल्टी इंडस्ट्रियल लोकेशन अप्रोच बीइंग मेजर वंस, है ना। तो ये 6 क्या है प्लानिंग कमीशन के क्रिटिसिज्म से। इसमें हम लोग एक पॉइंट और थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। फेलियर इन प्रमोटिंग ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ, फेलियर इन प्रमोटिंग बैलेंस ग्रोथ। The Planning Commission of India is widely recognized as having failed in primary objective of promoting balanced regional growth, significant disparities in prosperous and impoverished region। तो यहाँ पर मैंने जो समझाया था वही चीज़ है कि फेलियर इन प्रमोटिंग बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब क्या है। फेलियर इन प्रमोटिंग बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कमीशन क्या कर रहा है कि मतलब बैलेंस ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कहीं पर बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो रही है और कहीं पर ग्रोथ ही नहीं हो पा रही, ठीक है, ये चीज़ें हो रही है। फिर देखो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप बाय गवर्नमेंट इन 1952। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या गवर्नमेंट ने कब सेटअप करी थी, 1952, थ्रू अ कैबिनेट रिजोल्यूशन, है ना। किसी ये भी हम लोगों ने देखा था कि प्लानिंग कमीशन भी क्या है ना, प्लानिंग कमीशन भी क्या है ना, एक कैबिनेट रिजोल्यूशन के थ्रू ही बना था। उसी तरीके से जो नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल है ये भी क्या बना था, नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल जो है वो भी क्या बना था, कैबिनेट रिजोल्यूशन के थ्रू ही बना था। एज अ फॉरम फॉर इंटीमेट कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, है ना। सेंटर और स्टेट्स के बीच में इंटीमेट कॉपरेशन के लिए, मतलब नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल बनाया इसलिए गया था कि सेंटर और स्टेट के बीच में क्या हो, अच्छा सा कॉपरेशन रहे, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अच्छा खासा कॉपरेशन रहे। फॉर ऑल टास्क ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, है ना। तो नेशनल डेवलपमेंट और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का इसका टास्क था। It takes suggestions, feedback from stated on central 5-year plan states, sorry state के किया states आएगा यहाँ पर, stated किया हुआ states, या एज बना देता हूँ मैं, states on central 5-year plan। It also discuss issues related to plan development। तो ये क्या करता है, suggestions और feedback लेता है सेंट्रल और सॉरी स्टेट गवर्नमेंट से, है ना, कि सेंट्रल 5-year प्लान से रिलेटेड फीडबैक्स लेता है किससे, स्टेट गवर्नमेंट से, और इश्यूज डिस्कस करता है, ऑल्सो डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू प्लान डेवलपमेंट, और प्लान डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज को भी क्या करता है, डिस्कस करता है कौन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। NDC was composed of PM, NDC was composed of PM as de facto chairman, chief ministers of states and members of planning commission till 1967 when all cabinet ministers and lieutenant governors of UTs were added to it, है ना। तो NDC जब बना था, जब उसमें कौन कौन होता था, NDC जब बना था तो उसमें होता था प्राइम मिनिस्टर होता था एज अ डिफेक्टो चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर होता था, चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स है वो होते थे, और मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स भी होते थे कब, 1967 तक। पर व्हेन ऑल कैबिनेट 1967 तक, पर 1967 के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे कैबिनेट मिनिस्टर, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज, यूनियन टेरिटरीज के, हमारे जो यूनियन टेरिटरीज है उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी क्या है इसमें ऐड कर दिए गए बाद में। आफ्टर लेट 1960s, आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू,
body became caricature of decentralized planning when suggestions of state, especially of those which have different political dispensations in that of the center, were outrightly rejected by Planning Commission. The lost glory of Planning Commission came back in 2002 when all 5-year plans that 10, 12 and 12 were adopted by its voice vote. है ना। तो क्या हुआ कि नेहरू जी की डेथ हो गई। नेहरू जी की डेथ होने के बाद क्या हुआ, ये जो नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल है, नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल बनाया ही इसलिए गया था ताकि स्टेट के क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के सजेशंस ले सके। पर 1960 के बाद क्या हुआ, 1960 के बाद ये हुआ कि इस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ रह नहीं गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि वो उस टाइम पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली बनती थी वो स्टेट के बहुत ज़्यादा सजेशंस लेना पसंद नहीं करती थी, स्पेशली उन स्टेट्स के जिनका पॉलिटिकल जो दूसरी जहाँ पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है ना। मान लो कि वहाँ सेंट्रल में कांग्रेस है और दूसरे में उस टाइम बीजेपी तो नहीं हुआ करती थी 1960s में, जनसंघ वगैरह हुआ करती थी, जनता पार्टी जनसंघ। तो दूसरे स्टेट में अगर दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट है तो जनरली क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सजेशंस लेना पसंद नहीं करती थी। अब उसके बाद क्या, लॉस्ट ग्लोरी ऑफ पीसी केम बैक इन 2002। तो 2002 में क्या हुआ, इसकी लॉस्ट ग्लोरी क्या है, वापस आ गई है ना। किसकी? एनडीसी की। ठीक है, लॉस्ट ग्लोरी केम बैक व्हेन ऑल 5-year प्लान्स 10, 11 and 12 प्लान्स वर अडॉप्टेड बाय इट्स वॉइस नोट, है ना। ठीक है, तो जब क्या हुआ 2002 में क्या हुआ, सारे 5-year प्लान्स 10th, 11th और 12th एडॉप्ट किससे, एनडीसी के वॉइस नोट से, मतलब स्टेट्स की वॉइस वोट हुई, वॉइस वोट से ही अडॉप्ट हुए सारे 5-year प्लान्स। तो इसकी लॉस्ट ग्लोरी वापस आ गई। मतलब 1960 तक, जवाहरलाल नेहरू तक क्या होता था कि सबके जो सजेशंस लिए जाते थे, फिर उसके बाद बंद हो गया था 1960 से 2002 तक। फिर 2002 जब आया, 2002 में क्या हुआ कि वापस सब सारे सजेशंस लेना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, द एनडीसी हैड लास्ट मीटिंग 57th हेल्ड इन दिसंबर 2012। एनडीसी की आखिरी मीटिंग कब हुई थी? दिसंबर 2012। बाद में एनडीसी को भी क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। A new policy think tank, the नीति आयोग, which replaced the erstwhile planning commission in PC का मतलब planning commission in 2015, has similar platform, the governing council inside it। तो एनडीसी की लास्ट मीटिंग हुई थी 57th, कब हुई थी? 2012 में। उसके बाद क्या हुआ, 2015 में नीति आयोग आ गया। नीति आयोग, है ना, नीति आयोग नया पॉलिसी थिंक टैंक आया, है ना। ठीक है, उसके अंदर एनडीसी जैसे एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था। ठीक है, नीति आयोग ने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन की आखिरी मीटिंग 2015 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बंद हो गया प्लानिंग कमीशन। उसके बाद कौन आया? नीति आयोग। अब देखो यहाँ पर नीति आयोग से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आयोग, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीति आयोग, वो सेटअप इन जनवरी 2015। नीति आयोग कब सेटअप हुआ था? जनवरी 2015, थ्रू अ कैबिनेट रिजोल्यूशन। किसके थ्रू? कैबिनेट रिजोल्यूशन के थ्रू। आफ्टर रिपेलिंग कैबिनेट रिजोल्यूशन 1950 विच क्रिएटेड प्लानिंग कमीशन, जिसको क्या हुआ 1950 के कैबिनेट रिजोल्यूशन को क्या किया हम लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया, मतलब उसको वापस ले लिया और नीति आयोग करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, विच क्रिएटेड प्लानिंग कमीशन। द नीति हैज फॉलोइंग फीचर्स। नीति आयोग के क्या थे, फॉलोइंग कुछ फीचर्स है वो बता रहा है वो। ठीक है, तो नीति आयोग हैज फॉलोइंग फीचर्स, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। इट इज एक्स्ट्रा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ट्रेसेस इट्स ओरिजिन फ्रॉम डीपीएसपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो क्या बोल रहा है वो, एक्स्ट्रा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, है ना। क्या बोल रहा है, एक्स्ट्रा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है ना, जैसे पीसी जो थी हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, है ना, उसी तरीके से प्लानिंग कमीशन भी हमारी क्या थी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। उसी तरीके से नीति आयोग भी क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट्स ऑरिजिन फ्रॉम डीपीएसपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
इट इज़ टेक्निकल बॉडी विद एग्जीक्यूटिव पावर्स हैविंग फॉलोइंग कंपोजिशनल स्ट्रक्चर, है ना। ये क्या है, टेक्निकल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव पावर्स इसके पास भी, प्लानिंग कमीशन के पास भी एग्जीक्यूटिव पावर्स थी। प्राइम मिनिस्टर इज डिफेक्टो चेयरमैन हु नॉमिनेट्स वाइस चेयरमैन हु इज गिवन कैबिनेट रहेंगे ना। तो इसका डिफेक्टो चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, इसका डिफेक्टो चेयरमैन, है ना। ठीक है, उसका वो किसको नॉमिनेट करता है, वाइस चेयरमैन को, हु इज गिवन कैबिनेट रैंक, इसको क्या मिलती है, कैबिनेट रैंक मिलती है। गवर्निंग काउंसलिंग कंप्राइजिंग पीएम, एक गवर्निंग काउंसिल करके इसमें ऑर्गेनाइजेशन इसके अंडर में होती है, इसमें क्या होता है, पीएम होता है, ठीक है, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति, पीएम होता है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति, ठीक है, सीएम ऑफ स्टेट्स, यूटीज विद लेजिस्लेचर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज, एक्स ऑफिशियो एंड फुल टाइम मेंबर्स एंड स्पेशल इन्वाइटीज ऑफ द नीति, है ना। तो इसमें कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, क्या जीसी गवर्निंग काउंसिल का एक बॉडी होती है, स्टेट्स के सीएम होते हैं, यूटीज के भी, है ना, यूटीज स्टेट्स के सीएम्स, यूटीज जिन यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर है वो होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज, यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, एक्स ऑफिशियो एंड फुल टाइम मेंबर्स एंड स्पेशल इन्वाइटीज ऑफ नीति, है ना। एक्स ऑफिशियो और फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं और नीति के स्पेशल इन्वाइटीज भी होते हैं। रीजनल काउंसिल्स टू रिजॉल्व कंटेंटियस इश्यूज इम्पैक्टिंग मोर देन one state region with fixed tenures jointly headed by one of the group of chief ministers on the rotational basis, है ना। तो बता रहा है कि रीजनल काउंसिल्स भी होती है इसके अंडर में, जिसमें क्या होता है, कंटेंजियर इशू इम्पैक्टिंग मोर देन वन स्टेट विद फिक्स्ड टेन्योर्स, है ना। तो इसमें रीजनल काउंसिल्स होती है, जिसमें क्या होता है, ऐसे इश्यूज के लिए बनती है काउंसिल्स जिसमें एक से ज़्यादा स्टेट्स पर क्या होता है, फ़र्क पड़ता है ना। तो जैसे मान लो कि महाराष्ट्र, एक कोई इशू है जिससे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गुजरात को फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक रीजनल काउंसिल बना दी जाएगी, है ना, वो उस स्पेसिफिक इशू के लिए रहेगी, है ना। उसमें तीनों स्टेट के, उस रीजनल काउंसिल में तीनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहेंगे, है ना। तो वो क्या करेंगे, जॉइंटली हेडेड बाय वन ऑफ द ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑन द रोटेशनल बेसिस, जॉइंटली हेडेड बाय वन ऑफ द ग्रुप चीफ मिनिस्टर्स ऑन द रोटेशनल बेसिस। और इसमें क्या होगा कि जैसे 3 स्टेट्स के हैं तो 3 फिक्स टेन्योर्स रहेंगे और 3 स्टेट्स के रोटेशनल के बेसिस पे तीनों स्टेट्स के में से एक चीफ मिनिस्टर क्या रहेगा, हेड रहेगा उसका, है ना। ठीक है, जैसे मान लो 3 साल के लिए बनाया तो 3 साल में 1 साल गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहेगा, 1 साल मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर रहेगा, 1 साल महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर रहेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग सेंट्रल मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स एंड डोमेन एक्सपर्ट्स, है ना। और साथ साथ में कौन रहेगा उसमें, कॉरेस्पॉन्डिंग सेंट्रल मिनिस्टर्स, अगर वो इशू सेंट्रल गवर्नमेंट की जिस भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है उस वो मिनिस्टर्स भी रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी रहेंगे और डोमेन एक्सपर्ट्स, उस एरिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड के, वो भी रहेंगे किसमें, उस रीजनल काउंसिल में, है ना। जो रीजनल काउंसिल है ये नीति के अंडर में आएगी। स्पेशल इन्वाइटीज एज मेनी एज रिक्वायर्ड एंड नॉमिनेटेड बाय पीएम, स्पेशल इन्वाइटीज भी रहेंगे, है ना, नॉमिनेटेड बाय पीएम, जिनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है। फुल टाइम मेंबर्स एज मेनी एज रिक्वायर्ड एंड नॉमिनेटेड बाय पीएम, फुल टाइम मेंबर्स भी रहेंगे, जितने ज़्यादा रिक्वायर्ड, जितने भी रिक्वायर्ड हो, ऐसे कोई फिक्स्ड नंबर्स नहीं है उनका, जितने भी रिक्वायर्ड हो नॉमिनेटेड बाय पीएम उनको नॉमिनेट करेंगे। पार्ट टाइम मेंबर्स मैक्सिमम 2 फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। पार्ट टाइम मेंबर रहेंगे जो क्या रहेंगे, मैक्सिमम 2, कहाँ से रहेंगे वो, लीडिंग यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस इन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी और रोटेशनल बेसिस, ठीक है, एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी ऑन द रोटेशनल बेसिस। तो ठीक है, मैक्सिमम 2 फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटीज, पार्ट टाइम मेंबर्स भी रहेंगे, जो पार्ट टाइम मेंबर्स भी रहेंगे जो क्या होंगे, लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के रहेंगे, है ना, रोटेशनल बेसिस पे, इन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी और रोटेशनल बेसिस, है ना, जो एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में रहेंगे। एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है,
एक्स ऑफिशियो का अगर हम इंक्लूडेड और अलाउड बिकॉज ऑफ जॉब रैंक और पोजीशन, an individual who holds position on board, committee or council automatically by virtue of their existing office or position rather than through election or appointment. ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो का मतलब यह होता है कि वो पर्सन है ना उस पद पर रहेगा उस मिनिस्ट्री में, ठीक है, मतलब उस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें। अ सेक्रेटरीट विद मेंबर सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरीट रहेगा नीति आयोग का जो जिसका एक मेंबर सेक्रेटरी करेगा, हु इज कॉल्ड सीईओ, इसको हम लोग सीईओ बोलेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, जो क्या रहेगा जिसको हम लोग सीईओ बोलेंगे, उसका एग्जांपल क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहाँ पर देखो नीति आयोग का एक मॉडल है बहुत अच्छा, जिसको हम लोग बोलते हैं हब स्पोक मॉडल। All central ministries and state government are supposed to build their mirror institution like NITI for interface interaction, which will develop into national hub spoke institution model. The NITI to function in close cooperation with the central ministries and central governments. तो हब स्पोक मॉडल में क्या होगा, सारी जितनी भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है और स्टेट गवर्नमेंट है उनको क्या करना पड़ेगा, अपने मिरर मतलब नीति जैसा ही एक अपने स्टेट में, नीति जैसा ही अपने एक स्टेट में एक इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, मिरर इंस्टीट्यूशन लाइक नीति फॉर इंटरफेस एंड इंटरेक्शन विच विल डेवलप इनटू नेशनल हब स्पोक इंस्टीट्यूशन मॉडल, है ना, जो क्या होगा नेशनल हब स्पोक इंस्टीट्यूशन मॉडल बन जाएगा। मतलब वो क्या करेंगे, वो नीति आयोग के साथ इंटरेक्शन करेगा, हर स्टेट का बनेगा और वो क्या करेगा, नीति आयोग के साथ इंटरेक्ट करेगा, नीति आयोग के साथ वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। स्पेशल विंग, दिस विंग्स ऑफ नीति आयोग फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है, तो ये जो नीति है इसके फॉलोइंग स्पेशल विंग भी रहेगी नीति आयोग के अंडर में, जिसके कुछ फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। रिसर्च विंग, टू डेवलप सेक्टोरल एक्सपर्टाइज ऑफ टॉप नॉच एक्सपर्ट्स, है ना, तो रिसर्च विंग का काम क्या है, टू डेवलप सेक्टोरल एक्सपर्टाइज ऑफ टॉप नॉच एक्सपर्ट्स, है ना, टॉप नॉच एक्सपर्ट्स की एक सेक्टोरल एक्सपर्टाइज बनेगी। कंसल्टेंसी विंग, टू फंक्शन एज मैच मेकर ऑफ एक्सपर्टाइज एंड फंडिंग फॉर सेंटर एंड स्टेट्स, to focus on only on the priority matters and provide guidance overall quantity to the rest, है ना, to match maker of expertise and funding for center and states, to focus on only priority matters and provide guidance overall quality to the rest, है ना। तो कंसल्टेंसी विंग का काम क्या है, कंसल्टेंसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, राय देना, ठीक है, कंसल्टेंसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, राय देना। तो कंसल्टेंसी विंग का काम क्या है, यह एक्सपर्टीज का, एक्सपर्ट्स की एक विंग है, ठीक है, इनका काम क्या है, है ना, एक पर्टिकुलर मैटर पे अपनी राय देना, गाइडेंस देना, है ना, ठीक है, ओवर क्वालिटी और टू द रेस्ट, ठीक है, प्रायोरिटी मैटर्स पे अपनी राय देना, साथ ही में क्या, सेंटर स्टेट की फंडिंग्स पे अपने सजेशंस देना, क्या, सेंटर स्टेट की फंडिंग पे अपने सजेशंस देना, ठीक है, सब फंडिंग पे अपने सजेशंस देना, ठीक है, कंसल्टेंसी विंग का काम है। टीम इंडिया विंग, टू सर्व एज परमानेंट प्लेटफॉर्म लियाजन इंटरफेस फॉर नेशनल कोलैबोरेशन विद रिप्रेजेंटेटिव फॉर एवरी सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एन स्टेट, है ना। तो क्या होगा, टीम इंडिया विंग, इनका काम क्या है, कोऑर्डिनेशन का, ये क्या करेंगे, इंटरफेस बनाएंगे, मतलब कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेट और कोलैबोरेट करेंगे किससे, सेंटर की सारी मिनिस्ट्रीज से और स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। फाउंडेशंस, ठीक है, अब नीति आयोग के फाउंडेशन क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्टेटेड टू बी इक्वल पार्टनर्स इन द नेशनल डेवलपमेंट, है ना, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि हम लोग स्टेट और लोकल लेवल पे जो पंचायती राज गवर्नमेंट्स होती है वो एक दूसरे से कोऑपरेट करके काम करेगी। सेकंड, नॉलेज हब विद बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ गुड गवर्नेंस सजेस्टेड बाय थिंक टैंक, है ना, तो सबसे अच्छी मतलब अच्छी गवर्नेंस हम लोग करेंगे किसकी हेल्प से, नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक है कंट्री का, मतलब उसका काम क्या है, सजेशंस देना। तो नॉलेज हब बनाएंगे जिससे क्या होगा, वो अच्छी से अच्छी हम लोग गवर्नमेंट में एफिशिएंसी बढ़ाएंगे,
अच्छे सजेशंस लेंगे और अच्छी गवर्नेंस करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन विद जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट। अब इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट करना, मतलब है ना, एग्जीक्यूट करना मतलब सेंटर और स्टेट्स का कोलैबोरेशन अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा? हर गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या ज़मीन तक पहुंच पाएगी। ठीक है। 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नीति आयोग। 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नीति आयोग। है ना, नीति आयोग के क्या 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। दिस प्रिंसिपल्स गाइड द इंस्टीट्यूशंस इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्लान्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट। अंत्योदय, प्रायोरिटाइजिंग द सर्विस एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर, marginalized and downtrodden based on पंडित दीनदयाल उपाध्याय आइडिया ऑफ रीचिंग द फारदेस्ट इंडिविजुअल। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर? अंत्योदय वर्ड का फर्स्ट इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? अंत्योदय, गरीब, गरीब का मतलब गरीब को ऊपर उठाना, मार्जिनलाइज्ड जो पिछड़े गरीब है उनको क्या करना? ऊपर उठाना, उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालना। सेकंड, इंक्लूजन, एम्पावरिंग वल्नरेबल सेक्शंस एंड रिड्रेसिंग इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन, है ना, कास्ट और क्लास, है ना। तो वल्नरेबल सेक्शंस है, जो समाज के सबसे पिछड़े सेक्शंस है, उनको एम्पावर करना। ठीक है। साथ में क्या हो? इनइक्वालिटीज़, जो भेदभाव है उसको ख़त्म करना। किसके बेसिस पे? जेंडर, रिलीजन, कास्ट, क्लास, है ना। जेंडर, रिलीजन, रीजन, रिलीजन, कास्ट और क्लास, ये सारी चीज़ें ख़त्म करना। विलेज, इंटीग्रेटेड विलेजेस इनटू डेवलपमेंट प्रोसेस टू ड्रॉ ऑन द बेडरॉक ऑफ द इंडियाज कल्चर एंड सस्टेनेंस, है ना। तो हमारी कंट्री ऐसे बोलते कि है ना, गाँवों की कंट्री है, बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी आज भी गाँवों में रहती है। तो विलेजेस को क्या करना? इंटीग्रेट करना, है ना। इंटीग्रेटिंग विलेजेस, विलेजेस को क्या करना? इंटीग्रेट करना। ठीक है ना। ठीक है, इंटीग्रेट करना किसके? उसमें डेवलपमेंट प्रोसेस में विलेजेस को इंटीग्रेट करना। डेमोग्राफिक डिविडेंड, हार्नेसिंग इंडियाज ग्रेटेस्ट असेट्स इट्स पीपल थ्रू एजुकेशन, स्किल, प्रोडक्टिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, है ना। तो लोगों को क्या करना, है ना, इंडिया का सबसे बड़ा एसेट क्या है? उसका ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना, एजुकेशन देना, स्किल डेवलपमेंट करना, प्रोडक्टिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। पीपल्स पार्टिसिपेशन, ट्रांसफॉर्मिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस इनटू पीपल ड्राइवन वन, मेकिंग द अवेकन सिटीजनरी द ड्राइवर ऑफ द गुड गवर्नेंस, है ना। तो लोगों का पार्टिसिपेशन लाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें किसमें? इंडिया की डेवलपमेंटल जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ये कोशिश करना किसका? नीति आयोग का ये काम है ना, कि अगर लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। गवर्नेंस, नर्चरिंग ओपन, ट्रांसपेरेंट, एक्सेप्टेबल एंड प्रोएक्टिव गवर्नेंस, शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम आउटलेट टू आउटपुट टू आउटकम। ठीक है। ठीक है। तो नर्चरिंग ओपन, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड प्रोएक्टिव गवर्नेंस, है ना। क्या करना है? ट्रांसपेरेंट मतलब जहाँ पर क्या हो? जवाबदेही हो। अकाउंटेबिलिटी, प्रोएक्टिव गवर्नेंस, है ना। ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हो, मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब है ना, जो बोलते हैं ना, टेबल के नीचे काम चल रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो पब्लिक को भरोसा दिलाना। ट्रांसपेरेंट वर्ड का मीनिंग ये होता है कि हम लोग ऐसी गवर्नमेंट चलाए जहाँ पर क्या हो कि हम लोग क्या रहे, एकदम ट्रांसपेरेंट रहे, मतलब चीज़ें एकदम प्रोसीजर एकदम ट्रांसपेरेंट रहे, लोगों को जो भी है सामने के सामने हो, पीठ पीछे कुछ ना हो। अकाउंटेबल मतलब होता है जवाबदेही, मतलब गवर्नमेंट की क्या होना चाहिए? लोगों के प्रति जवाबदेही होना चाहिए, है ना। लोग कल को कुछ सवाल पूछे तो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। प्रोएक्टिव गवर्नेंस, है ना, प्रोएक्टिव गवर्नेंस होना चाहिए। ठीक है। एक्टिव मतलब ऐसा नहीं कि बस है ना धीरे धीरे काम चल रहा है। शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम आउटलेट टू आउटपुट टू आउटकम, है ना। ठीक है। तो हम लोग कितना अच्छा आउटकम निकाल सकते हैं वो हमको चेक करना है किसमें? नीति आयोग में। ठीक है। फिर सस्टेनेबिलिटी, कीपिंग सस्टेनेबिलिटी एट द कोर ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, बिल्डिंग द एंशिएंट ट्रेडिशंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड इन्वायरमेंट, है ना। क्या करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, डेवलपमेंट हम लोग करें पर हमारे रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या रहे, बची रहे। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या बोल रहा है कि वो सस्टेनेबिलिटी रहना चाहिए। ठीक है। अब फंक्शंस, नीति आयोग के फंक्शंस पे आ गए हम लोग। क्या क्या फंक्शंस है नीति आयोग के? कहाँ गया? हाँ,
इट हैज़ बीन गिवन 15 क्लियरली डिफाइंड स्कूल फंक्शंस नेमली, है ना। नीति आयोग को क्या है, 15 क्लियरली डिफाइंड फंक्शंस दिए गए। ठीक है, द फर्स्ट क्या है, लाइक द प्राइमरी 21 प्लेटफॉर्म फॉर सेंटर एंड स्टेट पार्टनरिंग एंड कंपटीशन, है ना। लाइक प्राइमरी 21 प्लेटफॉर्म फॉर सेंटर एंड स्टेट पार्टनरिंग एंड कंपटीशन, है ना। सेंटर और स्टेट के बीच में पार्टनरिंग होना चाहिए, है ना। और एक तरीके से कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी होना चाहिए कि कौन अच्छा कर रहा है, सेंटर अच्छा कर रहा है कि स्टेट अच्छा कर रहा है ना। एक प्राइमरी 21 प्लेटफॉर्म फॉर सेंटर स्टेट पार्टनरिंग इन कंपटीशन इवॉल्विंग शेयर्ड नेशनल एजेंडा, एक शेयर्ड नेशनल एजेंडा होना चाहिए पीएम और सीएम के बीच में। वर्किंग एज ए स्टेट बेस्ड फ्रेंड इन द सेंटर, है ना। तो मतलब एक तरीके से सेंटर इस तरीके से काम करेगा कि वो स्टेट का बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। स्टेट की डेवलपमेंटल प्रोसेस में या फिर स्टेट को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी हेल्प करेगा। प्रमोटिंग डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, जितनी ज़्यादा हो सके प्लानिंग क्या हो जाए, डिसेंट्रलाइज्ड हो जाए, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का ये फ़ायदा होता है कि उसका एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। डिज़ाइनिंग विजन एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग, एक विजन रहेगा और उसकी एक स्ट्रेटजी रहेगी। इवेल्युएटिंग अ नेटवर्क ऑफ एक्सपर्टीज थ्रू लॉन्ग, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, तो 3 टाइप की प्लानिंग रहेगी, लॉन्ग, मीडियम और लॉन्ग टर्म, है ना। तो नेटवर्क ऑफ एक्सपर्टीज बनाएंगे हम लोग थ्रू लॉन्ग, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। बिल्डिंग डोमेन स्ट्रेटजी फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस, है ना, ठीक है। डोमेन स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है। एक नॉलेज हब बनाएंगे जिसकी हेल्प से क्या होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस हमको पता चलेगी फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस, ना। डोमेन स्ट्रेटजी, हम लोग प्रॉपर एक स्ट्रेटजी इसके थ्रू काम करेंगे जिससे हमारा क्या होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस निकल के आएंगी। वर्किंग एज ए साउंडिंग बोर्ड, इट इज शार्पनिंग, रिफाइनिंग एंड एडजस्टिंग गवर्नमेंट प्रायोरिटीज थ्रू ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं वो कि हम लोग, है ना, मतलब सबको बोलने का अधिकार रहेगा। और क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी, मतलब गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी लेने को तैयार है। जिससे क्या होगा, अगर मान लो स्टेट को कुछ प्रॉब्लम है, स्टेट किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रही है सेंटर की किसी पॉलिसी को, तो क्या होगा, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को एडजस्ट कर लेगी, ठीक है ना। तो शार्पनिंग एंड रिफाइनिंग द एडजस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रायोरिटीज़, है ना। तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ को क्या करेंगे हम लोग, शार्पनिंग और रिफाइन करेंगे और एडजस्ट करेंगे बार बार, किसके थ्रू, स्टेट्स या फिर यूटीज की कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म से। मतलब अगर बोलते हैं ना कि मतलब कोई चीज़ गलत है, ठीक है, तो आपको आपकी कोई गलती बता देता है तो आप उसको सही कर लेते हो, वही चीज़ यहाँ पर रहेगी। वर्किंग एज नॉलेज एंड इनोवेशन हब थ्रू द कोलैबोरेशन ऑफ नेशनल, इंटरनेशनल एंड प्राइवेट एक्सपर्ट्स फॉलोइंग द ऋग्वेदिक आइडिया ऑफ लेट अस वेलकम नोबल थॉट्स एंड फॉलोइंग ऑल डायरेक्शंस, है ना। नॉलेज और इनोवेशन हब बनाएंगे, इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और प्राइवेट एक्सपर्ट्स भी रहेंगे, किसमें, है ना, थ्रू कोलैबोरेशन ऑफ नेशनल, इंटरनेशनल एंड प्राइवेट एक्सपर्ट्स। तो इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और प्राइवेट एक्सपर्ट्स भी रहेंगे, है ना। फॉलोइंग द ऋग्वेदिक आइडिया ऑफ लेट अस वेलकम नोबल थॉट्स फ्रॉम ऑल, तो हम लोग पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स, मतलब एक तरीके से हम लोग नॉलेज और इनोवेशन हम बनाएंगे, जिससे क्या होगा, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स, मतलब हमको नॉलेज मिले और हम हमारी गवर्नमेंट को क्या कर सके, अच्छा कर सके, ठीक है, हमारी गवर्नेंस को अच्छा करे। 9th, focusing on knowledge and innovation that can be accumulated and dissemination of research based practices, facilitating implementation, filling gaps and declogging bottlenecks, है ना। तो नॉलेज और इनोवेशन पे हम लोग फोकस करेंगे, that can be accumulated and dissemination of research and based practices, facilitating implementation, filling gaps and declogging bottlenecks, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉलेज और इनोवेशन पे फोकस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग बढ़ाएंगे, है ना। और डीक्लॉगिंग बॉटलनेक्स मतलब जो भी हमको इश्यूज आ रही है ना। बॉटलनेक्स मतलब जहाँ भी हम लोग फंस रहे हैं एक तरीके से, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। और रिसर्च करेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग लेकर आएंगे, जिससे हम लोगों को क्या होगा, फ़ायदा होगा, हमारी गवर्नेंस अच्छी होगी।
फोकसिंग ऑन द हार्मोनाइजेशन अमंग द ऑल स्टेक होल्डर्स थ्रू कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन एंड कन्वर्जेंस, है ना। हार्मोनाइजेशन, अगर हम लोग हार्मोनाइजेशन वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग सर्च करें, ठीक है, तो हार्मोनाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, हार्मोनाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हार्मोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिफरेंट एलिमेंट्स सच एज स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशन, डाटा कंसिस्टेंट, कंपैटिबल, सुटेबल फॉर ईच अदर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि सब मतलब एक तरीके से आपसी सद्भाव, है ना। तो हार्मोनाइजेशन में हम लोग आपसी सद्भाव बनाने की कोशिश करेंगे किसके बीच में? स्टेट, सेंटर और जो भी नीति आयोग के अंदर मतलब गवर्नमेंट के अंदर जो भी लोग हैं उनके बीच में एक हार्मोनाइजेशन तैयार करने की कोशिश करेंगे। वर्किंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टरल, इंटरडिपार्टमेंटल, इंटर-स्टेट एज वेल एज इंटर-स्टेट इश्यूज, है ना। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हम लोग प्रॉपरली करेंगे किस किस के लिए? इंटर-सेक्टरल, दो सेक्टर्स के बीच में, इंटर डिपार्टमेंटल, दो इंटर-स्टेट एज वेल एज सेंटर-स्टेट इश्यूज, है ना। तो सबके बीच में हम लोग क्या करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर साथ ही में अगला क्या हो गया हमारा? कोऑर्डिनेटिंग इंटरफेस विद द वर्ल्ड एज ए नोडल पॉइंट, पूरे वर्ल्ड से हम लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे, है ना। कोऑर्डिनेटिंग इंटरफेस विद द वर्ल्ड एज नोडल, ऑफरिंग इंटरनल कंसल्टेंसी टू सेंटर एंड स्टेट्स, है ना। तो है ना, पूरे वर्ल्ड से हम लोग कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे, और ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड से हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, और पूरे वर्ल्ड से कोऑर्डिनेट करके सेंटर और स्टेट्स को हम लोग क्या करेंगे? इंटरनल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। कंसल्टेंसी का मीनिंग मैंने पहले बता दिया। कंसल्टेंसी का मीनिंग होता है कि राय देना, ठीक है। अटेंडिंग टू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, है ना। जितनी ज़्यादा हो सके हम लोग कैपेसिटी हमारी गवर्नमेंट की बढ़ाएंगे, बिल्ड करेंगे, नई नई चीज़ें करने के साथ में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड भी करेंगे, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे अक्रॉस द गवर्नमेंट। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करेंगे किसकी? पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स की। ये मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन हम जब करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमको हमारी गलतियाँ पता चलेगी और हमारी गलतियाँ सुधार पाएंगे। तो थैंक यू। हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे।